देखिए छात्रों, आज हम बात करेंगे फिर से कक्षा 10 के विज्ञान की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, तो वहीं से पहला प्रकार लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जहाँ हमारे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो इसका उदाहरण है कोयले का दहन। हम जब कार्बन को ऑक्सीजन की अधिकता में जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ हमारा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं और दोनों की जब क्रिया कराई जाती है, तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जो कि एकल उत्पाद है और इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक कई सारे छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, यानी कि हमारा जो एकल अभिकर्मक चूना पत्थर था, जब उसे हमने ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने पर CaO यानी कि बुझे हुए चूने और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो चुका। यानी कि एक अभिकर्मक हमारा जो है कितने उसमें टूट चुका है, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में टूट चुका है। यही हमारी वियोजन अभिक्रिया है। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में लोहा या आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। हटाने की इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाला, तो लोहा डालने पर जो सल्फेट था वो आयरन के साथ चला गया और आयरन सल्फेट का निर्माण कर लिया और कॉपर हमें उसी मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जो लोहा है या आयरन है, उसने किसी दूसरे के विलयन को विस्थापित कर दिया, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जिसमें अभिकारकों के बीच अगर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बोरीलियम की अभिक्रिया कराने पर बोरेलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ जो सल्फेट के आयन थे वो बोरीलियम के साथ चले गए और जो क्लोराइड
के आयन थे वो आपके सोडियम के साथ चले गए, इसलिए बोरिलियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। इसे ही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए छात्रों, बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया की। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो उससे आपका उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है 2Cu + O2 एरो 2CuO, यानी कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये ही हमारा उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए छात्रों, हम बात करेंगे अपचयन की। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के जो पदार्थ हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है CuO + H2 एरो Cu + H2O, यानी कि हमने कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया कराई तो हमें कॉपर और प्लस जल प्राप्त। उधर जो था कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ, और इस तरीके से यहाँ ऑक्सीजन की कमी यानी कि ह्रास हुआ। तो ये ही हमारा अपचयन अभिक्रिया होती है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। एक में आपका ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और दूसरे में आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो वो हमारा उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो हमारा अपचयन अभिक्रिया। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड की। जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कॉपर और जल की प्राप्ति होती है। हमारा जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी कि हाइड्रोजन के साथ जल का निर्माण करती है, इसलिए कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। आइए संक्षारण के बारे में जानते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई भी वस्तु अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे पर जंग का लगना। आपने देखा होगा कि जो चांदी होती है अक्सर उस पर काली परत चढ़ जाती है, और जो तांबा होता है अगर वह भी रखा रहे तो उस पर भी आपकी हरी परत चढ़ने लगती है, और लोहे पर जंग का लगना तो आम उदाहरण है। और यही हमारा सब संक्षारण के उदाहरण हैं। इसी को संक्षारण कहते हैं।
इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में